नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम क्या है कुंभ की महा तैयारी। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कुंभ का वक्त पास आ रहा है, अब सुरक्षा व्यवस्था, कुंभ की तैयारियां और ना जाने किन किन मुद्दों को लेकर सवाल मन में आ रहे हैं कि आखिरकार सरकार जो लगातार दावा कर रही है कुंभ के महा आयोजन को लेकर, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है और सरकार जिस तरह से इस कुंभ को जो है भव्य जो है इसका पूरे कुंभ का आयोजन करने की जो तैयारी कर रही है, उस तैयारी को लेकर प्रशासनिक अमला किस तरह से जमीन पर काम कर रहा है, किस तरह से सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, ताकि जो देश विदेश से हमारे पास जो है श्रद्धालु आते हैं कुंभ के आयोजन में आस्था की डुबकी लगाने, उनके आने को लेकर और तमाम व्यापारी नेताओं को लेकर, व्यापार को लेकर और साथ ही वो तमाम सुविधाओं को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, उसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है और जो सरकार कदम उठा रही है क्या उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या फिर जो जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं क्या उन तैयारियों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस उत्तराखंड के मनीष कर्णवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीएसपी नेता विजय सिंह पाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय सिंह पाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं मनोज द्विवेदी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विजय सिंह पाल जी मेरा आप ही से है, कुंभ को लेकर जो तैयारियों की बात कही जा रही है सरकार और प्रशासन की तरफ से, तो उसको लेकर क्या है कुंभ की महा तैयारी, क्या उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए या फिर जिस गति से काम चल रहा है उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से बिलाल जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच को कि आज कुंभ का जो आयोजन है वो सिर्फ हरिद्वार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये पूरे देश के लिए और मैं तो कहता हूँ कि ये एक पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही अहम आयोजन होता है। मैं जानता हूं कि ये कुंभ का आयोजन मात्र हिंदू समाज को सामने रख करके नहीं लिया जाना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है और भारतीय संस्कृति का परिचायक है जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से नहीं, संसार के कोने कोने से लोग आने वाले हैं यहाँ पर। और 12 साल में होता है और इस बार 11 साल में हो रहा है, क्योंकि ये अंक गणितीय या ज्योतिषीय गणित का जी। लेकिन ऐसे टाइम पर जब इतना अहम आयोजन होने जा रहा है, हमें ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए 3 एजेंसी के बीच में। पहला एजेंसी है केंद्र सरकार, दूसरी एजेंसी है राज्य सरकार, तीसरी एजेंसी है हमारा परिषद। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के अंडर में ही काम कर रहा है मेरा प्राधिकरण। तो अगर हम मेरा प्राधिकरण को राज्य सरकार को 1 यूनिट मानते हैं तो हमारे पास 3 यूनिट हैं और हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है देख करके कि तीनों यूनिट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जबकि ये जब आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से पिछला जो कुंभ गया है उत्तर प्रदेश में वो बड़ा प्रभावशाली रहा है। और हम ये जान रहे थे आज जिस तरीके से हमारे पास संसाधनों का उपयोग हो रहा है आज की तारीख में, हमारे पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितनी चीजें आज की तारीख में उपलब्ध हैं, हम प्लस हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो हम उस आयोजन को भव्य इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन की कमी है। इस बार निश्चित रूप से ये बात थी कि कोरोना काल की वजह से हमारे पीछे बहुत सारे प्रतिबंध लगे रहे, जिसकी वजह से तैयारियों में निश्चित रूप से बहुत कमी आई, जिससे और लास्ट मात्र 3 महीनों में ही निर्माण की गति देखी गई और इस जल्दबाजी में हमने ये देखा है कि बहुत सारी चीजें जो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी छूट गई। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आपको हरिद्वार में देखने को मिल रहा है कि अखाड़ा परिषद जो इस कुंभ के आयोजन का मुख्य भूमिका निभाती है, आज उस अखाड़ा परिषद में ही प्रशासन की गलती, शासन की गलती से 2 फाड़ हो गए हैं। आज बैरागी जो ग्रुप है
बैरागी अखाड़े हैं वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं और मजबूरी में उन्होंने घोषणा करनी पड़ी कि हम इस अखाड़ा परिषद के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की सहयोगिता सहभागिता उनके साथ नहीं हुई। और ये कोऑर्डिनेशन की कमी का ही, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि साधन नहीं है राज्य सरकार के पास, उसके बावजूद हम इस आयोजन को घर पे बनाने का सफल होने जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। मनीष जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कुंभ के आयोजन को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, और जैसे कि अभी विजय सिंह पाल जी कहते हैं कोऑर्डिनेशन की एक बहुत बड़ी कमी यहां पर देखी जा रही है, फिर भव्य आयोजन कैसे होगा सर? देखिए, जो इसका जो कुंभ का जो इतिहास है उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा जी, परंतु अगर इसको आप थोड़ा सा जो इससे पूर्व जो कुंभ था उसके बारे में देखेंगे, उस टाइम केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जी। तो उस 8 से 11 साल पहले जो कुंभ हुआ था उसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने प्रदेश की सरकार को दिया, जबकि उस वक्त यहाँ पे निशंक जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जो पैसा दिया जाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था यहाँ पे, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मदद नहीं दी गई। आज से 11 साल पहले 700 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और अभी इस बार 400 करोड़ रुपए हैं। इस बार 400 करोड़ रुपए का बजट। आपके बीच में मैं नहीं बोला, थोड़ा सा डिग्निटी रखेंगे ना आप अपनी, तो आपकी डिग्निटी बनी रहेगी, बीच में नहीं बोलेंगे आप तो। जी, मैं आपको आप पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बीच में इंटरप्ट कीजिए। इंटरप्ट तो मुझे भी करना आता है लगातार जी। तो 300-400 करोड़ रुपए कुछ दिए गए हैं, पर अगर आप हरिद्वार में, क्योंकि मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, तो यूजुअली मैं यहाँ पर रोज देख रहा हूँ कि इस कुंभ में जो है केवल लीपा पोती पुताई और माल कटाई, केवल ये काम चल रहा है। कोई परमानेंट स्ट्रक्चर के काम इस कुंभ में नहीं हुए, जबकि पूर्व के कुंभ में, अर्ध कुंभ में यहाँ पे सैकड़ों 5 या 6 नए पुल बने थे। हमने यहाँ पे सीसीआर टावर बनवाया था, मेगा अस्पताल बनवाया था। नगर निगम ने, जो कांग्रेस नगर निगम है यहाँ का, उसने कोरोना काल के लिए एक अस्पताल के लिए जगह भी दे दी थी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य सरकार को। अगर हमारी प्रदेश सरकार चाहती, हमारे वर्ग यहाँ के हरिद्वार के जो स्थानीय विधायक है, जो मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, अगर वो चाहते तो इस कुंभ का फायदा उठा के उस अस्पताल को भी बनवा सकते थे। परंतु विजनलेस जो सरकार है, विजनलेस विधायक है, और जो ना काम करने की जो इनकी जो तरीका है ना, उसकी वजह से हरिद्वार का कुंभ जो है वो पूरी तरह डिस्टर्ब है। हिंदुओं का नाम लेकर सत्ता में आने वाली पार्टी, हिंदू का गाना गाने वाली पार्टी आज हरिद्वार कुंभ की स्थिति ये कर दी है कि हर आदमी भयभीत है। बिहार में भव्य रैलियां हो सकती हैं, पर यहाँ पे जो एसओपी जारी हो रही है उससे एक व्यापारी आक्रोशित है। यहाँ पर बंगाल में पूरी भाजपा की बड़ी बड़ी रैलियां चल सकती हैं, अभी इस वक्त भी चल रही हैं, पर हरिद्वार के लिए एक नया तुरंत एसओपी जारी कर दी गई है, जो निश्चित रूप से इन लोगों को हिंदू विरोधी दिखाने का काम करती है। ठीक है मनीष जी, दिखाती है ठीक है सर, केवल चुनाव के लिए पार्टी बनी है, बाकी जनता के लिए कोई काम करने को। ठीक है सर। मनोज जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकार की तरफ से एसओपी को यहाँ पर जारी किया गया है और इसके जारी होने के बाद व्यापारी वर्ग में भी नाराजगी देखी जा रही है सर? मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जी कुंभ हमेशा मकर संक्रांति से शुरू होता है। पहली बार ये होगा कि हिंदुत्व का दम भरने वाली है बीजेपी सरकार, कुंभ की अवधि को घटाया है। और घटाने की वजह क्या है, मैं अगर आपको इसको विस्तार से बताऊं तो इसके लिए क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है, जिनको पहले दिन से ये पता था, जब इन्होंने ताज संभाला था उत्तराखंड का आज से 5 साल पहले, 4.5 साल पहले, तो इनको पता था कि इनके शासनकाल में कुंभ होना है और इनको तैयारी सही मायने में तब से करनी चाहिए थी। ठीक है, कुंभ का फंड इनको 400 करोड़ जो मिला है वो अभी आके मिला है, मतलब लेकिन इनको ये तो पता था अपने एफर्ट से, राज्य सरकार के भी एफर्ट्स होते हैं जहाँ पे कुंभ होना है, आपको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करना है जिसकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक है, और उसके लिए आप सोए पड़े रहे। और इसके पीछे भी वजह है कि घोटाला, जैसे कि 700 करोड़ का घोटाला करके अपने निशंक जी गए थे और उस टाइम पे उस सरकार को उस घोटाले की वजह से जाना पड़ा था, तो हरीश रावत जी मतलब पदस्थ हुए थे। मैं चाहता हूँ उस टाइम कांग्रेस तभी से अगर तैयारी शुरू करती तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को भी उसका फायदा आज मिलता कि हाँ जी कांग्रेस के साथ। ठीक है सर, लेकिन आज का जो कुंभ का जो आयोजन होने जा रहा है सर, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं सर। पूर्व में अगर कौन सी पार्टी ने क्या कुछ किया उससे खामियाजा उसको भुगतना भी पड़ा है मनोज जी। हाँ, यात्रियों के लिए जो इन्होंने कंपलसरी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, ऐसा एक जो इन्होंने फरमान जारी किया है,
ये बताओ, बस चल रही है, रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे चल रही है, दिल्ली मेट्रो चल रही है, शादी की खुल रही है, स्कूल खोल दिए हैं, बंगाल में रैलियां हो रही हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं रोक है तो वो कुंभ मेले को लेके है, जहाँ पे कोई कथा नहीं हो सकती है, जहाँ कोई सत्संग नहीं हो सकता है, और वो भी इस बीजेपी की सरकार के शासनकाल में। मुझे तो समझ ही नहीं आता है ये बेसिकली क्या है कि उन पर्दों को ढक रहे हैं, जो कि अभी पीछे आपके कुछ चैनल एबीपी न्यूज में एक सर्वे कराया था कि हमारे मुख्यमंत्री सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। क्योंकि सेंटर में बीजेपी सरकार है तो बीजेपी को अपने अब मुख्यमंत्री के पर्दे तो ढकने हैं, तो वहां से भी गाइडलाइन हार्ड जारी हो रही है, और उस गाइडलाइन को राज्य में तो पालन करना ही है कि उनके सब काम अधूरे पड़े हैं। अगर अधूरे पे आप आए तो उनकी सड़कें अधूरी हैं, रेलवे स्टेशन अधूरे हैं, बस अड्डा अधूरा पड़ा है, पुल अधूरे पड़े हैं, पार्किंग इनकम्प्लीट है, छावनियां बनी नहीं है। अगर आप देखें तो कहीं भी सड़कें या खुड्डे, आज मैं खुद अपनी बात करूं, मैं एक स्नान करने गया तो सड़क पे सिर्फ पुलिस नजर आ रही है जो कि हतोत्साहित कर रही है यात्रियों को, आने वालों के लिए, आप इधर से जाइए, आप इधर से नहीं जा सकते, आप उधर से नहीं जा सकते। इसके पहले मौनी अमावस्या का स्नान किया, जो लोग यहाँ से मतलब अनुभव लेके गए हैं उन्होंने कसम खा ली कि हम तो दोबारा आएंगे ही नहीं। इतनी बद इंतजामी नहीं देखी गई है किसी भी कुंभ में, जो कि शायद में पराकाष्ठा होगी। बद इंतजामी के नाम लिखा जाएगा ये कुंभ, ये नाकामियों का कुंभ गिना जाएगा 2021 का। ठीक है मनोज जी, ठीक है सर। और आने वाला समय इनको 2022 में भगवान ही नहीं, भगवान तो इनसे रुष्ट है, जनता भी इतनी रुष्ट है। ठीक है मनोज जी, जनता जनार्दन है, आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस पार्टी को किस तरह समर्थन मिलेगा सर, वो आने वाला कल है। विजय सिंह पाल जी, आपको क्या लगता है, अगर कोरोना को लेकर जहां पर चुनाव है वहां पर दूसरी गाइडलाइन है, और जहां पर कुंभ जैसे कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए अगर श्रद्धालु आते हैं, बच्चों बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इससे दूर रखने के जो है कदम उठाया जा रहा है एसओपी में, जैसा कि कहा गया, एसओपी को जारी किया गया, तो आस्था पर रोक नहीं है तो फिर ये क्या है सर? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्कुल, और यहाँ उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है तो मैं इसे एग्री नहीं करना चाहूंगा जी। अभी अभी माघ का मेला गया है और माघ के मेले में आपने नहीं पाएंगे जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने अभी माघ का मेला आयोजित करवाया है जी। वो वहां पर तो किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं था, न बच्चों के ऊपर न महिलाओं के ऊपर, और बल्कि योगी जी ने तो हेलीकॉप्टर से पूर्ण बरसाए भीड़ के ऊपर जी। तो वहां पे तो कोई आउटबर्स्ट नहीं हुआ कोरोना का। तो आखिरकार हरिद्वार में ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है कि जहां पर आप इतने प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? अब रेलवे स्टेशन पे आकर के देखिए, हरिद्वार में जब ट्रेन आती है तो कम से कम 2-2 घंटे लोग लाइन में खड़े होते हैं बाहर निकलने के लिए, अपने बच्चों को सामान लेकर के खड़े होते हैं लाइन में। तो आप आखिरकार इतना आतंक जो है कुंभ के नाम पर, अब जब आज की स्थिति में है तो कुंभ में आप देखेंगे कि किस तरीके की किस तरह का डराया जा रहा है कुंभ के नाम से, तो कौन आना चाहेगा? और यहाँ का व्यापारी वर्ग इतना निराश है, मैं आपको बताना चाहूंगा विराज जी, कि वो उम्मीद लगा के बैठे थे, हजारों रुपए लोग बेचारे खर्च करते हैं, सालों साल सामान बनाते हैं, सोचते हैं कि कुंभ में हमारा सामान बिक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन बेचारों की उस रोजी रोटी का क्या होगा? किस तरीके से पर्टिकुलरली मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं त्रिवेंद्र सिंह सरकार की बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, वो वहां पर यात्रियों के ऊपर खून बरसाती है, और यहाँ पर एक एक आदमी को रोक करके 2-2 घंटे आप लाइन में खड़ा करते हैं कि आप दूसरे से सब बाहर निकलेंगे, सर आपका पूरा मजबूर लिख दिया जाएगा डायरी पे। तो ये किस तरह के लोग कुंभ आयोजित करना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं मनोज जी की बात से सहमत हूँ कि ये एक तरफ से ऐसा दहशत का वातावरण पैदा करते हैं कि जो पैसा बजट का मिल गया उसे तो बर्बाद कर दिया, लेकिन आने वाला जो टाइम है ये चाहते हैं कि व्यवस्था की दृष्टि से हम पर कोई भारी ना पड़े। ठीक है सर, शासन जो है इजी गोइंग है। ठीक है सर। मनीष जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ तो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जिस तरह से एसओपी जारी किया गया सरकार की तरफ से तो उससे खासा नाराज है व्यापारी वर्ग। दूसरी तरफ महिलाओं और बुजुर्गों और साथ ही बच्चों को दूर रखने की बात कही गई है, वो नहीं आ सकते हैं। फिर ये ऐसा क्यों कदम उठाया जा रहा है? फिर ऐसे भव्य आयोजन कैसे होगा मनीष जी?
देखिए, मैं अपने पूर्व वक्ताओं से लगभग सहमत हूँ जी। मैं उसमें एक बात और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार और भारत की सरकार हरिद्वार के साथ पिछले लंबे समय से, जो ना पिछले 4-5 साल से, जी, जब से 2017 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पे उत्तराखंड में सरकार आई है, कहीं ना कहीं हरिद्वार का जो तीर्थ का महत्व है ना जी, जो हमारे ब्रह्मकुंड का महत्व है, जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी है, उस जगह को कहीं ना कहीं हतोत्साहित करके जो यहाँ का धार्मिक पर्यटन है उसको यहाँ से उखाड़ने के प्रयास में यूपी की सरकार और उत्तराखंड की सरकार मुझे लगता है कि लगी हुई है। उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में आने वाले हर पर्व पर प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं जी, और यूपी में जो है उस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पर धार्मिक बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का फर्स्ट क्लास फेलियर है कि आप अपने हरिद्वार को, जहाँ से 4 धाम यात्रा शुरू होती है, जो तीर्थ नगरी है हमारी, बिल्कुल, उसको आप कहीं ना कहीं इसका महत्व कम कर रहे हैं और हमारा जो धार्मिक पर्यटन है उसको यहाँ से शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि आस्थावान लोग जो है वो यहाँ पे आने में परेशान होंगे तो निश्चित रूप से वो देखेंगे कि कहाँ मैं बनारस जाऊँ या वाराणसी जाऊँ, किस जगह पर जाऊँ। वैसे जो साहसिक पर्यटन है वो हमारा यहाँ से शिफ्ट हो गया हिमाचल की तरफ को भाग रहा है जी। तो ये जो प्रदेश के साथ जो एक तरीके का छल किया जा रहा है, जो यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है, उससे उत्तराखंड के व्यापारियों का, यहाँ के स्थानीय निवासियों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये एक बड़ी साजिश है जिसका निश्चित रूप से खुलासा होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक तरफ तो कुंभ का भव्य आयोजन करने की बात कही जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कड़े नियम भी लागू किए जा रहे हैं जिसका नुकसान महिलाओं, बुजुर्ग और जो है बच्चों को भी उठाना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं आ सकते। दूसरी तरफ व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, श्रद्धालु नहीं आएंगे, उनका सामान कैसे बिकेगा? फिर दोहरी रणनीति क्यों सर? सर मैं आपको बताऊं, अगर आप सुरक्षा व्यवस्था और उसकी बात करें तो ये पिछला जो भी मौनी अमावस्या का एक स्नान हुआ, इसके अंदर क्या किया कि हर की पैड़ी पर पानी बंद कर दिया जी। जो लोग वहाँ जिस तरह पैदल चल के पहुंचे उनको स्नान करने लायक पानी नहीं छोड़ा इस सरकार ने जी। लोगों ने इधर उधर स्नान किया या आचमन किया या लोटे से नहाया। और व्यापारी की अगर बात करें उसको तो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। मैं आपको बताऊं, कोरोना में ठीक है वो एक त्रासदी थी, प्राकृतिक थी, जैसे भी रहा, उससे जब व्यापारी वापस उभरा उसने बैंक से लोन लिए, किसी ने अपने होटल रेनोवेट कराए, किसी ने अपनी गाड़ी खरीदी, किसी ने अपना होम स्टे बनाए और इसका उम्मीद से कि आने वाला जो कुंभ है कम से कम हमें हमारे को सहारा देगा। बिल्कुल। आज बैंक वाला किस के लिए नोटिस भेज रहा है, स्कूल खोल दिए गए हैं, फीस के लिए नोटिस आ रहे हैं, उसको अपने कर्मचारी रखे हैं, उसकी सैलरी देनी है, ड्राइवर से उनकी सैलरी देनी है, जिन लोगों ने अपने स्टाफ हायर किए हैं, जो भी पैसा बाजार से उठा के जिन्होंने लगाया उनको ब्याज देना पड़ रहा है और सरकार यात्रियों को हतोत्साहित कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा इसका उदाहरण देता हूँ कि अगर आप बॉर्डर पर जाएं, आपकी लोकल नंबर यूके नंबर गाड़ी है तो आपको जाने दिया जाता है और आपकी दिल्ली नंबर गाड़ी है तो आपको रोक लिया जाता है। ये मापदंड नहीं समझ आते कौन आदमी ये नीतियां बना रहा है कि कोरोना बाहर से आ रहा है, जो दिल्ली से अगर जिसकी डीएल नंबर गाड़ी है उसको रोक के आप प्रोत्साहित करें कि वो दोबारा ना आए और मतलब लोकल नंबर गाड़ी है आप जा सकते हैं। मतलब नीतियों में कोई मतलब इतना विरोधाभास है कि आदमी सिर्फ चीज लेता है। मेरे साथ खुद हुआ, मेरी नंबर दिया, मेरी गाड़ी दिल्ली नंबर है और जब मैं बॉर्डर की तरफ जाता हूँ, मुझे कुछ काम से जाना पड़ता है, हरिद्वार खड़े होते हैं, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि मैं हरिद्वार से हूँ तो किसी का आप जा सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है इतना बना कौन रहा है और कौन इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब ठीक है, अच्छा पुलिस वाले का पीछे कहते भैया पीछे से ऑर्डर है, कौन आदमी इनको मतलब ऑर्डर दे रहा है। अगर आज मैं स्नान की बात करूं, अभी जल पुलिस चौकियां बनाई इन लोगों ने नहर के किनारे, अधूरी है, उनमें ना बैठने का इंतजाम है, ना उन्हें प्लास्टर हुआ है, ना उनकी फ्लोरिंग हुई है। रेलवे स्टेशन के चारों गेट अगर आप जाएंगे ऐसे जैसे जेल में तो कम मैं समझता हूँ, जेल में आदमी आराम से अंदर जा सकता है, लेकिन रेलवे स्टेशन के आप नहीं जा सकते अंदर। बस अड्डे के अंदर पार्किंग नहीं है। ये तुम कराने जा रहे हैं, इतनी भीड़ आएगी। अगर आप रानीपुर मोड़ से स्टार्ट हो जाए हर की पैड़ी तक एक भी टॉयलेट नहीं है सरकारी कि जहाँ पे आदमी मतलब अपना कम से कम जिन लोगों को कुछ सारी बीमारी कुछ है कि कोई यूरिन और मतलब कुछ कर सके। तो इस तरह की तैयारियों के साथ ही ये कहते हैं हम कुंभ भव्य कराएंगे। खाली आपने पेंटिंग कर दी दीवारों पे, वो भी अगर इनको ये पूछा जाए कि मतलब जिन दीवारों पे आपने पेंटिंग की उसका कोई पैरामीटर है, कितना ऊपर आपने की, उसमें लोग कल को गंदगी फेंकेंगे, जानवर गंदगी करेंगे। आप हिंदू
भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, इन चीजों का इनको कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जैसे बिना किसी दिमाग लगाए ठीक है जो हो रहा है कर दो, दीवारें पुताई कर दो, रंग दो, देखा जाएगा। जो कुल 2 लाइन के बनने थे वो 1 लाइन के बना के आपने चालू कर दिए जल्दबाजी में। भगवान न करे, मैं तो कह रहा हूँ उस परमात्मा से विनती करता हूँ कि ये कुंभ सकुशल निपट जाए, किसी तरह का हादसे का हम शिकार न हो, सब लोग अपने घर से आए और उसी तरह से वापस चले जाए। जो लोग आए हैं वो सकुशल वापस जाए। कोई सरकार को सद्बुद्धि देगी, मतलब ये इस तरह की हरकतें मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आई। ठीक है सर। विजय सिंह पाल जी, अगर वाकई में इतनी खामियां हैं जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, सुरक्षा व्यवस्था बाकी और इंतजामात की बात कही जा रही है, लेकिन अगर धरातल पर वाकई में इस तरह की हकीकत नहीं है, फिर किसके सहारे भव्य आयोजन होगा, फिर कैसे भव्य आयोजन होगा? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से कुंभ के आयोजन को लेकर स्थानीय जो व्यापारी होते हैं, दूर दूर से व्यापारी आते हैं, काफी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उनके अंदर भी नाराजगी देखी जा रही है। फिर कैसे भव्य आयोजन होगा, कैसे सबका साथ सबका विकास, कैसे देखते हैं सर आप? मनोज जी की बात से मैं ये एग्री करना चाहता हूँ कि चाहे कांग्रेस सरकार रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों ही सरकारें हरिद्वार, पूरे उत्तराखंड जो देवभूमि की जो छवि है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार थी, पीछे कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने हर की पैड़ी पे जो बहरी हुई गंगा थी उसको गंगा मानने से इनकार कर दिया था। तो सबको पता है, उन्होंने तो उसको नहर डिक्लेयर कर दिया। और अब समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस की सरकार कितनी गंभीर रही है मां गंगा की मान सम्मान को लेकर के। तो ये उन लोगों का हाल रहा है। और आज की तारीख में जो वर्तमान सरकार है, क्या उन्होंने जो हरीश रावत जी ने बात करके गए, वो मां गंगा को नहर कहने का अपमान करने का काम करके गए, इन्होंने उसमें 4 चांद और लगा दिए। इन्होंने क्या काम किया कि उसको गंगा को धीरे से, गंगा तो मान लिया, लेकिन जितनी भी अवैध बिल्डिंगें बनी है माननीय एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, एक माफिया ने पता नहीं कितने होटल छाप डाले हैं गंगा में, वो उल्लंघन आज भी बरकरार जो ही है और प्रदेश की सरकार ने उसके बारे में बात ही करना बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकारें मां गंगा को सम्मान नहीं देंगी, देवभूमि को देवभूमि नहीं मानेंगी, तो इनकी जो मंशाएं हैं नेचुरल, लेकिन जो सबसे पहले होती है इच्छा शक्ति। अगर आपके पास इच्छा शक्ति का ही अभाव है तो निश्चित रूप से आप भाषण भले ही दे दे, टीवी पे विज्ञापन दे दे, और अब पेंटिंग आप कितने मर्जी करा दीजिए, पेंटिंग कराने से आयोजन नहीं होता है। आयोजन होता है भावनाओं से। आपके अंदर प्रेम कितना है अपनी धरती के प्रति, अपनी भूमि के प्रति, और उसके मान सम्मान की आपको कितनी चिंता है। ये दोनों, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ने मां गंगा की महत्ता के साथ, उसकी छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम करा हुआ है। आज भी वर्तमान में जो मां गंगा के भीतर जो नालों का प्रवेश है उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है। जब हम मां गंगा को ही सम्मान नहीं दे सकते हैं तो कौन व्यापारियों की चिंता करेगा, कौन यहाँ के लोगों की चिंता करेगा? उनको तो सिर्फ एक ही चिंता है, हमारी कुर्सी सलामत रहे, हमारी जेबें सलामत रहे। अगर दो ही चीजें उनके इंटरेस्ट की चीजें हैं तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात को यह भी करना चाहता हूँ कि ये जो भव्य आयोजन की बात कही जा रही है ये सिर्फ जुमलेबाजी है। हकीकत यह है कि हकीकत में अभी तक जो भी कार्य हुए हैं वो निश्चित रूप से मतलब इतनी हड़बड़ाहट में किए हुए हैं कि आज की तारीख में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक कोई जांच एजेंसी इनकी क्वालिटी के वेरिफिकेशन के लिए भी तो बननी चाहिए। तो ये तो देखे कि जहाँ पे 1000 करोड़ रुपए लगे तो वहाँ 1000 करोड़ रुपए लगे भी है कि नहीं, और लगे है तो कितने वर्ष लगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ देश की टैक्स का पैसा कितनी तरह से बर्बाद किया जा रहा है बिलाल जी। ये जब आने वाला ये कुंभ निकल जाए आप देखेंगे इसकी कितनी रीलें खुलेंगी। आज भी पिछली जो कुंभ के आयोजन में माननीय हमारे मिशन के जो मुख्यमंत्री रहे थे, आज में 700 करोड़ रुपए का हिसाब उन्होंने नहीं दिया है। आज वो केंद्र में मंत्री है, तो जब आज जो है उन्होंने हिसाब नहीं दिया है तो ये आज की वर्तमान सरकार
कैसे ठीक है सर, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार वो कौन सी एजेंसी है जो इस क्वालिटी वर्क को चेक करेगी। ठीक है सर, आपने देखा होगा अभी जो इरिगेशन का इतना बड़ा घोटाला निकला है, शहरों की सफाई का, सड़कों में घोटाले हो रहे हैं, अमृत योजना के मतलब ठीक है। बहुत बड़ी विजय सिंह पाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, विजय सिंह पाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत बड़ी चीज है। ठीक है सर, तो मैं समझता हूँ कि ये भव्य आयोजन एक जुमला मात्र है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मनीष जी, व्यापारी वर्ग को भी काफी उम्मीदें हैं इस कुंभ के आयोजन से, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में काफी नुकसान हुआ, हर चाहे वो छोटा व्यापारी रहा हो या फिर बड़ा व्यापारी रहा हो, हर तबके को नुकसान हुआ है। लेकिन कुंभ के आयोजन से काफी उम्मीदें थी उस व्यापारी वर्ग को कि काफी जो उन लोगों ने पैसा लगाया, जो इन्वेस्ट किया, कि अब अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। और तो ये दिक्कतें हो सकती हैं व्यापारियों के सामने कई प्रकार की। मनोज जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, अगर वाकई में व्यापारी वर्ग को भी इस तरह से जो कड़े नियम बनाए जा रहे हैं उसके बाद नुकसान उठाना पड़ता है, एक तरफ तो कोरोना काल में उभर नहीं पाए हैं व्यापारी, दूसरी तरफ अगर नुकसान होगा सरकार के उस एसओपी का जिसको लेकर जारी किया गया, क्योंकि जो कड़े नियम बनाए गए कहीं ना कहीं वो श्रद्धालुओं की संख्या पर उसका असर पड़ेगा और व्यापारी को नुकसान होगा। क्या लगता है आपको सर, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर मैं आपको बताऊं, बीजेपी में मैं आपको एक फाइनल कमेंट अगर बताऊं, बीजेपी में जितना बड़ा घोटाला करो उतना बड़ा प्रमोशन आपका। निशंक जी ने 700 करोड़ का घोटाला किया पिछले कुंभ में, आज वो मंत्री है। कोश्यारी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल है। निशंक को 2010 का कुंभ घोटाला ले गया, हरीश जी को स्क्रैप चैनल घोषित करने की सजा मिली, वो पदस्थ हो गए। 2021 का कुंभ त्रिवेंद्र सरकार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और प्रदेश में मैं आपको आज वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी का उदय होगा और आने वाला कुंभ 2033 का जो आगामी कुंभ है ये भव्यता और दिव्यता के लिए याद किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मदन कौशिक जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपको, मदन कौशिक जी 20 साल से लगातार एमएलए हैं हरिद्वार से, आज मंत्री भी हैं। अगर वो चाहते अपने शासनकाल में हरिद्वार को वेटिकन सिटी, आध्यात्मिक शहर का दर्जा दे सकते थे, इतना काम कर सकते थे, उनके पास था। लेकिन सिवाय उन्होंने अपने और अपने आसपास जो मंडली है उसके अलावा भला करने के हरिद्वार का बेड़ा गर्क किया है। और खासतौर से बीजेपी गवर्नमेंट की अगर बात करूं मैं, इन्होंने तो पूरे टूरिज्म विभाग को हतोत्साहित किया है कि आज हर जगह देखो, अगर उत्तराखंड में आने के लिए प्रवेश के लिए आपको मैं कोरोना काल जब सब कुछ खुल गए, सारे प्रदेश खुल गए, लेकिन उत्तराखंड के बॉर्डर सील आज भी है, आज भी रुकावट है, उनको रोका जा रहा है। ठीक है ठीक है मनीष जी, ठीक है मनोज जी, ठीक है सर, वक्त कम है सर मेरे पास, भुगतनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये मेरा आपसे वादा है और परमात्मा से रिक्वेस्ट है कि जनता जी ने उखाड़ फेंके तो भगवान से उनको सजा। ठीक है सर, जनता जनार्दन है वो अपने अपने हिसाब से जो है 2022 के विधानसभा का चुनाव में जवाब देंगी। विजय सिंह पाल जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, सरकार को ऐसा और क्या कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि जो श्रद्धालु आएगा इस कुंभ के आयोजन में और वो श्रद्धालु आकर कहे वाह क्या तैयारियां की हैं, उसको लेकर क्या कदम उठाना चाहिए सर? फाइनल कमेंट सर। मैंने जैसे अपना आज का विषय शुरू किया था जी, बिलाल जी, निश्चित रूप से आज भी अगर हम ईमानदारी से अपने प्रयासों को लागू करें तो निश्चित रूप से हम इस आयोजन को भव्य बना सकते हैं। मैंने आपको कहा सबसे पहला कार्य है कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन क्यों लैग कर रहा है, ये जानबूझ करके किया जा रहा है या अनजाने में हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या आज की तारीख में जब तीनों एजेंसी है, देखिए मेला आयोजन कराने की एक धार्मिक गतिविधि होती है, वह हरा परिषद है, राज्य सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है। आज की तारीख में पैसा अखाड़ों को भी बांटा गया है, 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं प्रत्येक अखाड़े को। तो यानी आप इसके साथ साथ सिर्फ राज्य सरकार के जो मेला प्राधिकरण है, मेला प्राधिकरण की सबसे बड़ी, बिल्कुल विजय सिंह पाल, जब देखना यही होगा कि सरकार जो दावे और वादे कर रही है उसको लेकर कितना खरा उतर पाएंगे इसे पूरे कुंभ के आयोजन को लेकर। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा यह भी है कि आखिरकार कुंभ के आयोजन को लेकर जो सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, जो प्रशासन जिस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्या वाकई में वो तैयारियां काफी हैं? लेकिन जिस तरह से दूसरी तरफ सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया कोविड-19 को लेकर, किस तरह से श्रद्धालु आएंगे, किस तरह से रिपोर्ट लेकर आनी होगी, और दूसरी तरफ उसी सरकार की नोटिफिकेशन को लेकर भी व्यापारी
नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों पर उसका असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि किस तरह से सरकार सबको साथ लेकर चलती है और किस तरह से इस पूरे कुंभ का भव्य आयोजन होता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।